आज का टॉपिक है माइकलसन मोर्ले प्रयोग। माइकलसन मोर्ले प्रयोग क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह जानने से पहले हम पहले देखते हैं कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होती है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसी निर्देश फ्रेम जिसमें किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाने पर उसकी गति त्वरण रहित दिखाई दे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती है। निर्देश फ्रेम के रूप में हम 3 परस्पर लंबवत अक्ष लेते हैं जो एक ही बिंदु मूल बिंदु पर मिलती हैं और किसी बिंदु की स्थिति बताने के काम आती है। तो ऐसी निर्देश फ्रेम जिसमें किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो और उसकी गति त्वरण रहित दिखाई दे, यानी बल 0 हो तो त्वरण भी 0 हो, ऐसी फ्रेम को हम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण a है तो इस पर कार्यरत बल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल F बराबर होगा m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यदि बल F 0 है तो त्वरण a भी 0 होगा और त्वरण a बराबर है dv/dt, वेग में परिवर्तन बटे समय, यह 0 होगा। इसका अर्थ है कि v नियत होगा। तो यदि बल F 0 है तो त्वरण 0 है या वेग नियत है। स्पष्ट है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु नियत वेग से गति करती है, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी एवं यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी नियत वेग से, वेग भी नियत रहेगा, त्वरण 0 होगा। यह जड़त्व का नियम है। अतः हम कह सकते हैं कि वह निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन होता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती है। अब हम देखते हैं माइकलसन मोर्ले प्रयोग। माइकलसन मोर्ले प्रयोग की आवश्यकता। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसको हम c से लिखते हैं। c प्रकाश का निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि वेग एक आपेक्षिक राशि होती है, अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि किस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष प्रकाश का निर्वात में वेग c है। ऐसा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम जिसमें प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में c के बराबर होता है परम निर्देश फ्रेम या वरीय निर्देश फ्रेम कहलाया। तो परम निर्देश फ्रेम, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वरीय निर्देश फ्रेम वह निर्देश फ्रेम है जिसमें कि प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में c है। वेगों के योग के गैलीलियन के नियम के अनुसार प्रकाश के वेग के विपरीत दिशा में एवं प्रकाश के वेग की दिशा में परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिशील किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में प्रकाश का वेग क्रमशः c + v व c - v होगा। यदि कोई निर्देश फ्रेम प्रकाश के वेग की दिशा में ही v वेग से गति कर रही है
तो उस फ्रेम के सापेक्ष उस फ्रेम में प्रकाश का वेग c माइनस v होगा। यदि फ्रेम v वेग से गति कर रही है, प्रकाश का वेग c है और ये दोनों वेग एक ही दिशा में है, तो ऐसी फ्रेम में प्रकाश का निर्वात में वेग होगा c माइनस v। और यदि फ्रेम प्रकाश के वेग की विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो ऐसी फ्रेम में प्रकाश का वेग होगा c प्लस v। v फ्रेम का वेग है। तो यदि ये दोनों वेग c और v एक ही दिशा में हैं, तो वेग माइनस हो जाता है, c माइनस v होगा। और यदि वेग विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों वेग प्लस हो जाते हैं, यानी वेग c प्लस v होगा। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में यांत्रिक तरंगों से गलत तुलना कर प्रकाश के संचरण के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता मानी गई। प्रकाश के संचरण के लिए एक माध्यम की कल्पना की गई, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त माना गया। इस काल्पनिक माध्यम को ईथर का नाम दिया गया एवं यह माना गया कि यह वह स्थिर जड़त्वीय फ्रेम है जिसमें प्रकाश का वेग सभी दिशाओं में c है। इस प्रकार ईथर को परम निर्देश फ्रेम माना गया। तो परम निर्देश फ्रेम वह है जिसमें प्रकाश का निर्वात में वेग c है सभी दिशाओं में, और यह माना गया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है ईथर नामक माध्यम, और यही परम निर्देश फ्रेम है जिसमें कि प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में c है। इस प्रकार ईथर को परम निर्देश फ्रेम माना गया। ईथर नामक काल्पनिक माध्यम को परम निर्देश फ्रेम मानते हुए माइकलसन व मोर्ले ने ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग, जिसे ईथर अपवाह कहते हैं, ईथर ड्रिफ्ट कहते हैं, यह ज्ञात करने के लिए सन 1857 में एक प्रयोग किया, जिससे माइकलसन मोर्ले प्रयोग कहते हैं। तो क्योंकि वेग एक आपेक्षिक राशि है, तो यह माना गया कि प्रकाश का निर्वात में वेग c यह भी एक आपेक्षिक राशि होगा। तो प्रकाश का निर्वात में वेग c किस फ्रेम में है, ऐसी फ्रेम को परम निर्देश फ्रेम एब्सोल्यूट फ्रेम कहा गया। और ये माना गया कि ब्रह्मांड में ईथर नाम का माध्यम विद्यमान है और यही परम निर्देश फ्रेम है जिसमें कि प्रकाश का निर्वात में वेग c है सभी दिशाओं में। तो माइकलसन मोर्ले ने जो प्रयोग किया वह इस ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात करने के लिए था, जिसे ईथर अपवाह कहते हैं, ईथर ड्रिफ्ट कहते हैं। माइकलसन मोर्ले प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था इस चित्र में दिखाई गई है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग की यह प्रायोगिक व्यवस्था है। S एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। ऐसे प्रकाश का स्रोत है जिससे एक निश्चित तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसमें प्रकाश ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पर झुकी एक कांच की प्लेट P पर आपतित होता है, जिसकी एक सतह पर आंशिक रूप से चांदी का लेपन किया गया है।
एस प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश यह कांच की प्लेट पर आपतित हो रहा है और यह प्लेट P ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण झुकी हुई है। एक प्रकाश किरण इस पर आपतित होती हुई दिखाई गई है जो क्षैतिज दिशा में चल रही है। इस कांच की प्लेट की नीचे की सतह, जिस सतह पर P लिखा है, यह नीचे की सतह आंशिक रूप से चांदी से पॉलिश की हुई है। आंशिक रूप से चांदी से पॉलिश करने पर इस पर आने वाला प्रकाश का एक भाग परावर्तित हो जाएगा और एक भाग इससे पारगमित हो जाएगा। तो एस प्रकाश स्रोत से यह प्रकाश किरण क्षैतिज दिशा में आ रही है, कांच की प्लेट पर आपतित हुई। कांच की प्लेट से टकराने पर इसका अपवर्तन हुआ और यह मुड़कर P बिंदु की तरफ चली। P बिंदु पर यह दो भागों में बंट जाती है। एक भाग परावर्तित हो जाता है और एक भाग इससे पारगमित हो जाता है। पारगमित होने वाला भाग इस दिशा में क्षैतिज दिशा में चलता है और एक दर्पण M2 से टकराकर वापस लौटता है और वापस P बिंदु तक आता है। दूसरा भाग जो इस P बिंदु से परावर्तित हुआ था, यह दूसरे किनारे से फिर अपवर्तित होकर अब ऊर्ध्वाधर दिशा में चलता है, जहाँ पर कि यह दर्पण M1 से टकराकर परावर्तित होकर वापस P बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो S प्रकाश स्रोत से निकलने वाली यह किरण P बिंदु पर दो भागों में बंट जाती है। एक भाग दर्पण M2 तक पहुंचती है और उससे परावर्तित होकर वापस P बिंदु तक आती है। दूसरा भाग दर्पण M1 तक जाता है, उससे परावर्तित होकर वापस P बिंदु तक पहुंचता है। P बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं और फिर नीचे की ओर एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, जिससे इन दोनों में व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण फ्रिंजों को हम T टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं। दर्पण M1 और दर्पण M2 ये परस्पर लंबवत दिशाओं में हैं। प्लेट P द्वारा आपतित प्रकाश का आंशिक परावर्तन एवं आंशिक अपवर्तन होता है। परावर्तित किरण समतल दर्पण M1 की ओर एवं अपवर्तित किरण समतल दर्पण M2 की ओर चलती हैं। दोनों दर्पण प्लेट P से समान दूरी L दूरी पर परस्पर लंबवत रखे गए हैं और इस प्रकार रखे गए हैं कि इन पर आपतित किरणों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं एवं ये किरणें इन दर्पणों पर लंबवत आपतित होती हैं। दर्पणों M1 व M2 से परावर्तन के पश्चात किरणें अपने पहले वापस प्लेट P पर बिंदु P पर लौटती हैं और संयुक्त होती हैं, एक साथ मिलती हैं। इनके मध्य अध्यारोपण होता है एवं इससे बनने वाली व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शी टेलीस्कोप T की सहायता से देखा जा सकता है। परावर्तित किरण PM1 अध्यारोपण से पूर्व दो बार कांच की प्लेट P से गुजरती है, जबकि अपवर्तित किरण PM2 कांच की प्लेट से नहीं गुजरती है। यदि यह C कांच की प्लेट जो इस चित्र में दिखाई गई है, यदि यह नहीं होती तो बिंदु P से
M2 दर्पण की ओर जाने वाले किरण और M2 से फिर वापस परावर्तित होकर P बिंदु तक पहुंचने वाली किरण यह कांच माध्यम में नहीं चलती, यदि यह प्लेट C नहीं होती जो चित्र में दिखाई गई है। जबकि बिंदु P से परावर्तित होने वाली किरण जो दर्पण M1 की ओर जा रही है और वापस परावर्तित होकर बिंदु P तक आ रही है, यह इस प्लेट में 2 बार कांच की प्लेट से गुजरती है, एक बार दर्पण M1 की ओर जाते समय और एक बार दर्पण M1 से परावर्तित होकर वापस लौटकर बिंदु P तक पहुंचते समय। तो कांच माध्यम में दोनों किरणों का पथ बराबर हो जाए, PM1 और PM2 किरणों का पथ कांच माध्यम में बराबर हो जाए, इसलिए इस प्लेट P के समान मोटाई की एक दूसरी प्लेट C, इसके समानांतर हम PM2 किरण के रास्ते में रख देते हैं, जिससे कि PM2 किरण भी 2 बार उतनी ही मोटाई के कांच के माध्यम से गुजरे जितनी कि PM1 किरण गुजर रही है। इस प्लेट C को हम प्रतिकारी प्लेट कहते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट। इसका कार्य केवल इतना ही है कि कांच माध्यम में दोनों किरणों के पथ बराबर हो जाएं। कांच माध्यम में दोनों किरणों के पथ को बराबर करने के लिए प्लेट P के समान पदार्थ व समान मोटाई की एक प्लेट C, प्लेट P के समानांतर किरण M1 के पथ के मध्य रख दी जाती है। यह प्लेट प्रतिकारी प्लेट, कंपनसेटिंग प्लेट कहलाती है। संपूर्ण उपकरण को पारे से भरे बड़े बर्तन में रखा जाता है, जिससे इसे आसानी से घुमाया जा सके। तो यह प्रायोगिक व्यवस्था थी माइकलसन मोर्ले प्रयोग की। अब हम इसका सिद्धांत देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षीय वेग v से परिक्रमा करती है। यदि ईथर नामक माध्यम, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्थिर परम निर्देश फ्रेम माना जाता है, तो ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग एवं इस प्रकार संपूर्ण उपकरण का वेग v होगा। यदि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष v वेग से सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर ईथर नाम का माध्यम जो परम निर्देश फ्रेम है यह विद्यमान है, तो जो पृथ्वी का कक्षीय वेग v है, सूर्य के चारों ओर जिस वेग से गति कर रही है, यही पृथ्वी का ईथर के सापेक्ष वेग होगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर ही ईथर नाम का माध्यम जो कि परम निर्देश फ्रेम है वह विद्यमान है। v वेक्टर की दिशा माना PM2 दिशा में है, तो हम ये मान लेते हैं कि यह v वेक्टर पृथ्वी का वेग है ईथर के सापेक्ष, परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष। ईथर जो पृथ्वी के चारों ओर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और v पृथ्वी का वेग है, तो यह v वेग है ईथर के सापेक्ष। यह वेग v हम मान लेते हैं कि PM2 किरण की दिशा में है। P से M2 तक की दूरी L मान रहे हैं। P से M1 तक की दूरी भी L है, ये दूरियां समान हैं। P से दर्पण M1 और दर्पण M2 की दूरियां समान हैं और यह दूरियां L मान लेते हैं। PM1 बराबर L, PM2 बराबर L। वेगों के
योग के गैलीलियन के नियम के अनुसार P से M2 की ओर जाने वाले प्रकाश का वेग c माइनस v होगा। v वेक्टर की दिशा प्रकाश के वेग की दिशा में है। यदि हम P से M2 तक जाने वाले प्रकाश को देखें तो P से M2 तक जो प्रकाश जा रहा है, इस प्रकाश के वेग c की दिशा v वेक्टर की दिशा में है। अतः प्रकाश का वेग इस दिशा में हो जाएगा c माइनस v। यदि दोनों वेग एक ही दिशा में हैं तो माइनस हो जाते हैं। तो P से M2 तक जाने में प्रकाश का वेग होगा c माइनस v, और जब प्रकाश M2 से टकराकर परावर्तित होकर वापस लौटकर P बिंदु तक आता है तो M2 से P तक आने वाले प्रकाश के लिए वेग होगा c प्लस v, क्योंकि अब प्रकाश के वेग की दिशा c की दिशा वेग v की दिशा के विपरीत दिशा में। तो एक ही दिशा में यदि वेग है तो माइनस हो जाएगा और विपरीत दिशा में वेग है तो प्लस हो जाएगा। तो P से M2 की दिशा में जब प्रकाश जा रहा है तो इसका वेग c माइनस v है, और M2 से P तक आ रहा है तो इसका वेग c प्लस v है। तो हम P से M2 तक जाने में और M2 से वापस P तक आने में कितना समय लगा, यह समय ज्ञात करते हैं। इस समय को यदि हम t1 से लिखें तो यह समय t1 बराबर होगा L अपॉन c माइनस v प्लस L अपॉन c प्लस v। L अपॉन c माइनस v तो P से M2 तक जाने में लगा समय है, क्योंकि दूरी है L और वेग है c माइनस v। तो समय होगा दूरी बटे वेग L अपॉन c माइनस v, और फिर M2 से वापस P तक आने में लगा समय होगा L अपॉन c प्लस v, क्योंकि अब वेग हो गया है c प्लस v। इस समय को हम t1 लिख रहे हैं, P से M2 तक जाने में और M2 से वापस P बिंदु तक आने में लगा समय। t1 से लिखें तो यह होगा L अपॉन c प्लस v प्लस L अपॉन c माइनस v प्लस L अपॉन c प्लस v। c माइनस v इंटू c प्लस v एलसीएम ले लें, ऊपर L कॉमन है तो नीचे c माइनस v और इंटू c प्लस v एलसीएम लेने पर ऊपर बचेगा c प्लस v प्लस c माइनस v। v से v कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ब्रैकेट में होगा 2c, तो ऊपर होगा 2lc, नीचे c माइनस v इंटू c प्लस v होगा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। नीचे यदि हम c स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c से एक c कैंसिल हो जाएगा और यह बराबर होगा 2l अपॉन c, एक c कट जाएगा, यहाँ आएगा 2l अपॉन c, ये 2l अपॉन c स्क्वायर नहीं है, 2l अपॉन c इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर माइनस 1। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर माइनस 1 हो गई है। तो यह बराबर होगा 2l अपॉन c और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर माइनस 1। यदि हम विस्तार करें और v को c की तुलना में बहुत छोटा माने तो विस्तार करें 1 माइनस x की पावर n, तो यह बराबर होगा 1 माइनस एन एक्स प्लस अन्य पद होंगे, अन्य पदों को नगण्य मान लें तो केवल दो ही पद रहने दें, 1 माइनस एन एक्स, एन है माइनस 1, तो यह हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको सही कर लें, यह होगा 2l अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यह तो समय t1 है, P से
दर्पण M2 तक जाने में और M2 से वापस P तक आने में लगा समय। इसी तरह P से दर्पण M1 तक जाने में और वापस P बिंदु तक आने में लगा समय ज्ञात करेंगे। इस समय को T2 लिखें तो यह समय T2 अब हम ज्ञात कर रहे हैं। माना प्रकाश द्वारा P से M1 तक जाने में एवं पुनः M1 से P तक आने में लगा समय T2 है। क्योंकि संपूर्ण उपकरण v वेग से PM2 की दिशा में गतिशील है, अतः जब प्रकाश P से M1 तक पहुंचेगा तब तक दर्पण M1 PM2 की दिशा में v T2/2 दूरी तय कर चुका होता है। P से M1 तक जाने में और M1 से P तक आने में लगा कुल समय T2 मान रहे हैं, तो P से M1 तक जाने में लगा समय इसका आधा होगा, यानी T2/2। परंतु जब प्रकाश P से M1 तक पहुंचेगा तब तक यह M1 दर्पण कुछ दूरी आगे चल देगा, क्योंकि पूरा उपकरण v वेग से PM2 की दिशा में चल रहा है। v वेक्टर पृथ्वी का वेग है ईथर के सापेक्ष, यह PM2 की दिशा में माना है। तो पूरा उपकरण ही v वेग से PM2 की दिशा में चल रहा है। तो जैसे ही प्रकाश P से M1 तक पहुंचेगा तब तक M1 दर्पण आगे खिसक चुका होगा, क्योंकि v वेग से पूरा उपकरण चल रहा है और समय है T2/2। T2 हमने कुल समय माना है P से M1 तक जाने में प्लस M1 से वापस P तक आने में। तो जब दर्पण P से M1 तक पहुंच रहा है प्रकाश दर्पण के P बिंदु से M1 तक पहुंच रहा है, तब तक यह समय लेगा T2/2 और v वेग से यह दर्पण M1 दूरी चल चुका होगा v T2/2। यह इस चित्र में दिखाया गया है। P बिंदु से M1 तक जब यह प्रकाश पहुंचेगा, M1 कुछ दूरी आगे खिसक लेगा। अब इसकी नई स्थिति M1 डैश है जब यह M1 तक पहुंचता है प्रकाश तब, और M1 से M1 डैश तक की दूरी है v T2/2, जैसा इस चित्र में दिखाई गई। जबकि प्रकाश द्वारा चली गई दूरी यह होगी c T2/2, क्योंकि प्रकाश का वेग c है। तो ये दोनों दूरियां इस चित्र में दिखाई गई हैं, v T2/2 और c T2/2। c T2/2 प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी है। v T2/2 यह M1 दर्पण के द्वारा चली गई दूरी है M1 डैश स्थिति तक आने में। और P से M1 तक की दूरी L है, जो इस चित्र में दिखाई गई है। अब इस समकोण त्रिभुज से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो c T2/2 का स्क्वायर बराबर होगा v T2/2 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यह समीकरण हम लिख लें, c T2/2 का स्क्वायर बराबर v T2/2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इससे हम T2 समय को ज्ञात कर सकते हैं। स्क्वायर कर दें तो यह हो गया c स्क्वायर T2 स्क्वायर बाई 4 माइनस v स्क्वायर T2 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू L स्क्वायर। c स्क्वायर T2 स्क्वायर बाई 4 पूरा कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और इक्वल टू L स्क्वायर। इससे T2 स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 4L स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -1। T2 इसका अंडर रूट होगा, यानी 2L अपॉन c इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की पावर -12। इसका भी बाइनोमियल प्रमेय से विस्तार करें, 1 माइनस x की पावर n, ये होगा 1 माइनस nx
अन्य पदों को नगण्य मान लेंगे, क्योंकि वी स्क्वायर सी स्क्वायर की तुलना में छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है। वी बहुत छोटा है सी से, तो केवल दो ही पद रहेंगे, 1 माइनस एन एक्स, और एन है ये जो पावर है -½ तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। तो T2 बराबर होगा 2L अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यह समय था T1 जो है 2L अपॉन सी इंटू ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नहीं है, यह है 2L अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यह दूसरा समय है, समय T2, यह है 2L अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। दोनों में अंतर केवल इस लास्ट टर्म में है। लास्ट टर्म यहाँ पर तो है वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, और इसमें है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों में ही बीच में प्लस साइन है, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यह अधिक होगा वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर की बजाय, इसलिए यह समय T1 अधिक होगा T2 से। तो यदि हम समय का अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो हम ज्ञात करेंगे T1 माइनस T2, क्योंकि T1 बड़ा है T2 से, और इस समय के अंतर को डेल्टा T से लिख रहे हैं। तो डेल्टा T समय का अंतर T1 और T2 का अंतर है। T1 बराबर है 2L अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस यह T2 का मान है 2L अपॉन सी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ब्रैकेट को खोल दें, पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी 2L अपॉन सी, और इधर माइनस 2L अपॉन सी दूसरे ब्रैकेट में। और डेल्टा T का मान आएगा L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। पहले ब्रैकेट से एक टर्म हमें मिलेगी 2L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, और माइनस करके दूसरे ब्रैकेट से एक टर्म मिलेगी 2L वी स्क्वायर अपॉन 2c क्यूब। कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो डेल्टा T का मान आ जाएगा L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। यह समय में अंतर है। हम यदि पथांतर ज्ञात करें, पथ में अंतर, तो पथ यानी दूरी बराबर होगा वेग गुणा समय। वेग बराबर दूरी बटे समय, इससे दूरी बराबर होगा वेग गुणा समय। वेग है प्रकाश का वेग, तो समय का अंतर यदि डेल्टा T है तो पथांतर, पथ का अंतर बराबर होगा c इंटू डेल्टा T। डेल्टा T का मान रख दें L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, तो यह हो गया c इंटू L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। यह बराबर आ जाएगा L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह पथांतर है। अब यदि संपूर्ण उपकरण को 90 डिग्री कोण से इस प्रकार घुमाया जाए कि पृथ्वी के वेग की दिशा PM1 की दिशा में हो जाए। अभी तो हमने पृथ्वी का वेग PM2 की दिशा में माना था। यदि पूरे उपकरण को 90 डिग्री कोण से घुमा दें और अब पृथ्वी के वेग की दिशा PM1 की दिशा में हो जाए, तो इससे इतना ही पथांतर विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा और कुल पथांतर 2 गुना हो जाएगा। अतः 90 डिग्री कोण से घुमाने पर पथांतर को 2 गुना कर दें, 2 इंटू L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यदि इस पथांतर के बराबर व्यतिकरण फ्रेंचों में विस्थापन उत्पन्न हो जाना चाहिए। यदि 2L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पथांतर उत्पन्न हुआ है तो कुछ फ्रिंजें विस्थापित हो जानी चाहिए। यदि n फ्रिंजें विस्थापित होती हैं तो यह पथांतर n लैम्ब्डा के बराबर होना चाहिए। तो इस पथांतर को n लैम्ब्डा लिख दें यदि n फ्रिंजें विस्थापित हो रही हैं तो। इससे हम n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर होगा 2L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्ब्डा।
माइकलसन मोरले के प्रयोग में प्लेट P व दर्पण M1 के बीच की दूरी L प्रभावी रूप से 11 मीटर कर ली गई थी। पृथ्वी का कक्षीय वेग सूर्य के सापेक्ष वेग है 3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का निर्वात में वेग c का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और पीले प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा 5890 एंगस्ट्रम यानी 5890 × 10⁻−10 मीटर। ये मान इस समीकरण 6 में रखने पर फ्रिंज विस्थापन n का मान ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में n बराबर 2Lv²/c² लैम्ब्डा, L, V, C और लैम्ब्डा सभी के ये मान रख दें तो n का मान आना चाहिए 0.4। n है कितनी फ्रिंजें विस्थापित हुई, यानी 0.4 फ्रिंज विस्थापित होनी चाहिए, 1 से कम है। अब परिणाम हम देखें। सैद्धांतिक रूप से उपकरण को 90 डिग्री कोण से घुमाने पर फ्रिंज विस्थापन 0.4 फ्रिंज प्राप्त होना चाहिए था, परंतु प्रयोग के द्वारा कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं हुआ। अब यह माना गया कि पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष कक्षीय वेग VE व परम निर्देश फ्रेम ईथर का सूर्य के सापेक्ष वेग, जिसको हम VAB लिख लें, ये VAS नहीं है, VAB। AB एब्सोल्यूट फ्रेम के लिए है, परम निर्देश फ्रेम का वेग। तो क्योंकि प्रयोग के द्वारा कोई फ्रिंज विस्थापन नहीं मिला, जबकि फ्रिंज विस्थापन इतना मिलना चाहिए था 0.4 फ्रिंज के बराबर, इसको हम कहते हैं कि माइकलसन मोरले प्रयोग का ऋणात्मक परिणाम निकला। 0.4 फ्रिंज का विस्थापन होना चाहिए था, जबकि यह विस्थापन 0 पाया गया। n का मान 0 यह तब हो सकता है जब इस सूत्र से हम देखें v बराबर 0 हो, और यह तब हो सकता है जब हम देखें कि यह पृथ्वी का पथ है सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में गति कर रही है। तो हम यह स्थिति लें, इस जगह पर पृथ्वी के वेग को हमने दिखाया है VE से, और मान लें कि ईथर जो परम निर्देश फ्रेम है, एब्सोल्यूट फ्रेम है, इसका वेग है VAB। यदि ये दोनों वेग समान हो, VE और VAB दोनों वेग समान हैं और एक ही दिशा में है, तो पृथ्वी का वेग परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में वेग हैं और समान यदि वेग हैं दोनों तो माइनस होंगे। परिणामी वेग होगा VE माइनस VAB, और यदि ये दोनों वेग बराबर हों तो इस तरह से V वेग बराबर होगा 0। V 0 होने पर इस फार्मूले से हम देखेंगे तो n का मान 0 होगा, जैसा कि प्रयोग के द्वारा मिलता है। तो क्योंकि प्रयोग से n का मान 0 आ रहा है, कोई फ्रिंज विस्थापन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम इस तरह से समझाया गया कि यह वेग v जो पृथ्वी का ईथर के सापेक्ष वेग है, ईथर परम निर्देश फ्रेम है जिसका वेग VAB लिख रहे हैं और पृथ्वी के वेग को VE लिख रहे हैं। तो यदि हम ये मान लें कि VAB इस चित्र में दिखाए गए अनुसार इस दिशा में है और VE और VAB एक ही दिशा में है, इस जगह पर यदि प्रयोग किया गया हो तो V का मान जो VE माइनस VAB है 0 होगा, तो हम 0 फ्रिंज विस्थापन को समझा सकते हैं। परंतु यदि हम 6 महीने बाद इस प्रयोग को करें तो 6 महीने बाद पृथ्वी घूमकर अब इस विपरीत दिशा में इस जगह पर आ जाएगी और पृथ्वी का वेग VE अब नीचे की ओर होगा, VAB तो उसी दिशा में रहेगा। एब्सोल्यूट फ्रेम का वेग, परम निर्देश फ्रेम का वेग तो एक ही दिशा में है, ऊपर की ओर ही है, परंतु पृथ्वी घूमती हुई आ रही है तो अब इसका वेग नीचे की तरफ हो जाएगा। और अब यदि ये दोनों वेग बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं तो अब ये प्लस हो जाएंगे विपरीत दिशा में होने के कारण। तो यह वेग V हो जाएगा VE प्लस VAB। तो अब वेग हो जाना चाहिए 2 गुना।
VE और VAB यदि बराबर हैं तो VAB को भी VE लिख लें तो ये 2 टाइम्स VE। तो V यदि दुगना हो गया है तो इस सूत्र से हम देखें तो n का मान यदि हम V की जगह 2V रखें तो यहाँ V स्क्वायर है तो ये 2V का स्क्वायर होगा यानी 4V स्क्वायर। तो n का मान 4 गुना हो जाना चाहिए। पहले 0.4 आ रहा था, अब 0.4 का 4 गुना। इतना फ्रिंज विस्थापन मिलना चाहिए 6 महीने के बाद। इस स्थिति में जबकि पृथ्वी का वेग और परम निर्देश फ्रेम के वेग अब विपरीत दिशा में हो गए, परंतु 6 महीने के बाद प्रयोग करने पर भी कोई फ्रिंज विस्थापन नहीं प्राप्त होता है। परंतु 6 माह बाद प्रयोग दोहराने पर भी कोई फ्रिंज विस्थापन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार माइकलसन मोर्ले प्रयोग का परिणाम ऋणात्मक परिणाम कहलाता है। निष्कर्ष। माइकलसन मोर्ले प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम से निष्कर्ष निकलता है कि ईथर परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी का वेग शून्य है। या हम कह सकते हैं कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग का ऋणात्मक परिणाम ईथर परिकल्पना के विरुद्ध है। आइंस्टीन ने ईथर परिकल्पना एवं परम वेग की अभिधारणा को निरर्थक मानते हुए एक नया विचार किया, जिसके अनुसार आपेक्षिक वेग का ही भौतिक महत्व है। साथ ही आइंस्टीन ने यह भी माना कि प्रकाश का निर्वात में वेग सभी दिशाओं में नियत रहता है एवं यह स्रोत व प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। तो आइंस्टीन ने माइकलसन मोर्ले प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम के आधार पर यह माना कि परम निर्देश फ्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ईथर की परिकल्पना गलत है और प्रकाश का निर्वात में वेग यह सभी फ्रेम में, चाहे स्रोत गति कर रहा हो, प्रकाश का स्रोत गति कर रहा हो, चाहे प्रेक्षक गति कर रहा हो, प्रकाश का वेग नहीं बदलेगा। जो हम c+v और c-v कर रहे थे वो नहीं होगा। यह प्रकाश का निर्वात में वेग c ही रहेगा, चाहे प्रकाश स्रोत गति करे चाहे प्रेक्षक गति करे। तो इस तरह से आइंस्टीन ने एक नया विचार दिया जिससे आपेक्षिकता के सिद्धांत का जन्म हुआ।